हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड हम यहाँ पे देखेंगे 1325 से 1351 तक। मोहम्मद तुगलक जो है सल्तनत काल का एक शासक है। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रारंभिक जीवन व सिंहासनारोहण। पितृघाती राजकुमार जूना खां 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जब वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तब वह मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि धारण की और अगले 26 वर्ष तक वह शासन करता रहा। वह एक श्रीमान शासक का पुत्र था। कहने का मतलब है कि उनके जो पिता थे वो कोई राजवंश से बिलोंग नहीं करते थे, वो एक प्रांतपति था। ठीक है, उनका पालन पोषण एक सैनिक की भांति किया था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था तथा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। और 1320 ईस्वी में जब उसका पिता गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना तो उसने स्वयं को ही युवराज घोषित कर दिया। एक प्रकार से अगर हम बोले तो ये बहुत जल्दबाज शासक था, मतलब वेट ही नहीं कर सकता कोई चीज़ का। और उन्होंने युवराज घोषित करने के साथ अपने आप को उल्गू खां की उपाधि से नवाजा। 1321 में वारंगल चढ़ाई में उसे कटु विफलता का जो है अनुभव हुआ था। कहने का मतलब है कि वो हार गया था इस युद्ध में। लेकिन 2 वर्ष पश्चात फिर से उन्होंने वारंगल के राज्य को पराजित करने में सफलता हासिल कर ली। 1325 में उसने अपने पिता का वध करवा दिया, क्योंकि उसे सुल्तान बनना था बहुत जल्दी, ताकि वो क्या कर सके, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार की प्रतीक्षा करना नहीं चाहता था। पिता के वध के बाद वह 40 दिन तक तुगलकाबाद में ही रहा। उसके बाद बड़े ठाट बाट से उसने दिल्ली में प्रवेश किया और लाल किले के सिंहासन पर बैठा। उसके स्वागत के लिए राजधानी को भली भांति सजाया गया। मोहम्मद तुगलक सुल्तान के रूप में अपना जीवन अत्यंत अनुकूल परिस्थिति में प्रारंभ किया। इससे पूर्व हमने जितने भी शासक देखे उन्होंने क्या किया था, जैसे सिंहासन पर आसीन होते थे उनके चारों ओर जो है समस्याएं खड़ी हो जाती थी। लेकिन ये पहला शासक है जिनके टाइम पीरियड में जब ये सुल्तान बनता है तो कोई ऐसे उपद्रवी तत्व जो है इनके आसपास नहीं होते हैं। राज्य प्राप्त करने हेतु उन्होंने निंदनीय प्रयत्न करने के बाद भी, कहने का मतलब है कि वो अपने पिता की हत्या करवाया था। उसके बाद भी सिंहासनारोहण के समय परिस्थितियाँ बिल्कुल उनके पक्ष में रही। न यहाँ जनता ने विद्रोह किया और न ही प्रांतपतियों ने विद्रोह किया, सब शांत थे। यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने युग के सामरिक विजयों में पारंगत होने के अतिरिक्त फारसी कला का प्रखर छात्र, लेखन शैली का आचार्य और वागली लास के युग का एक प्रखर प्रवक्ता, एक दार्शनिक, तर्कशास्त्री, यूनानी हेतु विद्या, अध्यात्म विज्ञान में निपुण, जिससे तर्क करने में बड़े बड़े विद्वान भी डरते थे। गणित तथा विज्ञान में रुचि रखता था। समसामयिक लेखकों ने उसके निबंध, चातुर्य और सुलेखन की जो है प्रशंसा की है। आगे हम देखते हैं उसके व्यक्तित्व की छाप उसकी सामूहिक योजनाओं पर भी पड़ता है। उसकी भयानक विफलता के कारण उसे इस्लामी जगत का सबसे अधिक विद्वान मूर्ख की संज्ञा या उपाधि दी गई है। हम इस चैप्टर में मोहम्मद बिन तुगलक के 4 योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 योजनाओं में हम देख लेते हैं किसके अंतर्गत आता है ये 4 योजनाएं। तो ये गृह नीति के अंतर्गत आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से गृह नीति का पालन किया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो सुल्तान बनता है और दबाव में कर वृद्धि कर देता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पिता की हत्या जैसे निंदनीय कार्य पर पर्दा डालने के लिए क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्याभिषेक के समय जनता में खूब धन लुटाया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका राजकोष जो है खाली हो गया। अब राजकोष खाली हो गया तो अब राजकोष भरने के लिए उन्हें आवश्यकता महसूस हुई। अब इसके लिए वो क्या कार्य करेगा, तो उन्होंने अपनी महान विजय योजनाओं के लिए, कहने का मतलब है कि राजकोष खाली है, साथ ही साथ उनका सुल्तान बनने का एकमात्र उद्देश्य और ये था कि वो विजय योजनाओं को सफलता या कार्यान्वित करें। तो विजय योजना के लिए भी धन की आवश्यकता थी।
अतः उसने सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद ही दोआब के धनी प्रांत में राजस्व वृद्धि की योजना जो है लागू कर दी। भूमि कर बढ़ा दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से जिस समय वो भूमि कर बढ़ाया उसी साल दोआब में अकाल पड़ गया। कहने का मतलब है कि जिस टाइम पीरियड उन्होंने अतिरिक्त कर वृद्धि की योजना को कार्यान्वित किया, वहाँ अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। जनता ने इसका घोर विरोध किया, लेकिन सुल्तान द्वारा नियुक्त कर्मचारियों ने कठोरतापूर्वक कर वसूल करने का कार्य जो है जारी रखा। अतः किसानों को बाध्य होकर अपनी भूमि छोड़नी पड़ी। जियाउद्दीन बर्नी ने यहाँ पे लिखा है इनके टाइम पीरियड की इस घटना के बारे में कि रैयत मतलब किसान की रीढ़ टूट गई, अन्न जो है बहुत महंगा हो गया, वर्षा कम हुई इसलिए चारों ओर अकाल फैल गया। यह अवस्था कई वर्षों तक चलती रही, जिससे हजारों व्यक्तियों का जीवन जो है नष्ट हो गया। बर्नी ने लिखा है यहाँ पे कि जन्मभूमि को दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा, इसलिए उसके वर्णन में कुछ अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दुर्भाग्य से क्या होता है, यह योजना उस समय कार्यान्वित की गई जब दोआब में अकाल पड़ा था। जनता के कष्ट और अधिक बढ़ गए, लेकिन इससे सुल्तान जो है सर्वथा दोषयुक्त नहीं हो जाता, क्योंकि उसके पदाधिकारियों ने अकाल की परवाह न करते हुए कठोरतापूर्वक कर वसूला। उपचार तो किया गया, लेकिन बहुत देर हो गया था तब तक। आगे देखते हैं हम कृषि की उन्नति और कृषि विभाग का निर्माण। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजनाओं में से ये दूसरी योजना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने दीवाने को ही रखा। राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करना इस विभाग का मेन उद्देश्य था। इस कार्य के लिए 60 वर्ग मील का एक भूभाग चुनकर उसमें बारी बारी से विभिन्न फसलें जो है बोई गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 2 वर्ष में लगभग 70 लाख रुपए खर्च किए थे। इस भूभाग की देखरेख के लिए बड़ी संख्या में रक्षक व पदाधिकारियों को नियुक्त किए गए थे, किंतु अनेक कारणों से यह प्रयोग भी असफल रहा। पहला कारण हम देख लेते हैं इसमें, तो असफलता जो है प्रयोग में लाए गए या प्रयोग के लिए चुना गया वह क्षेत्र या भू क्षेत्र उपजाऊ नहीं था। दूसरा कारण देख सकते हैं हम इसमें, यह प्रयोग जो था नितांत नया था और इस संबंध में कोई पूर्व उदाहरण जो है उपलब्ध नहीं था या विद्यमान नहीं था। तीसरा कारण के रूप में हम देख सकते हैं कि 3 वर्ष का समय जो था बहुत कम था और उसमें ठोस परिणाम की आशा करना तो उचित नहीं था। इतने कम समय में किसी भी ठोस परिणाम की आशा नहीं हो सकती थी। चौथा कारण बताया गया है इसमें कि योजना के लिए निर्धारित किया गया धन सही अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि उसमें से कुछ तो भ्रष्ट अधिकारियों ने हड़प लिए और तथा कुछ किसानों ने अपनी निजी आवश्यकताओं पर व्यय कर दिया। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक का यह प्रयोग भी असफल रहा और उसे इस योजना को जो है त्यागना पड़ा। आगे हम देखते हैं राजधानी परिवर्तन। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किए। यहाँ पे बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी दूरदर्शी था। उसने योजना बनाई कि इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी केंद्र में होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली दक्षिण भारत से बहुत दूर थी तथा वह संपूर्ण देश का संचालन समुचित ढंग से नहीं हो सकता था। यहाँ पे हम आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का विजय अभियान किया था और उन्हीं के टाइम पीरियड का है कि इनकी जो राजधानी है मोहम्मद बिन तुगलक की, वो दक्षिण भारत तक फैला हुआ है। इन्होंने कोई विजय अभियान नहीं किया है या उन्हें पुनः नहीं जीता है। विद्रोह हो रहे तो उसे दबाया बस जा रहा है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, बस उसे सुव्यवस्थित करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, जिसमें भी वो असफल हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाने का निश्चय किया, जिसका नाम उन्होंने दौलताबाद रखा था। उसकी राजधानी परिवर्तन की नीति जो है कोई नई नहीं थी और ना ही मूर्खतापूर्ण। इतिहास में अनेक बार राजधानी परिवर्तन हो चुके थे तथा उनका विचार भी दूरदर्शितापूर्ण ही था।
दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, तिलंग तथा अन्य मुख्य स्थानों से लगभग बराबर दूर 700 मील था। लेकिन जिस ढंग से मोहम्मद बिन तुगलक को कार्यान्वित किया इस योजना को, वह उनकी भूल थी। उसने बिना किसी मंत्रणा किए दिल्ली का नाश कर दिया, जो कि 170 अथवा 180 वर्ष से समृद्ध होती आ रही थी तथा जो बगदाद तथा काहिरा से प्रतिस्पर्धा करती थी। नगर, उसकी सराय, किनारे के भाग, गांव जो 4-5 ठोस की परिधि में फैले हुए थे, वे सब नष्ट हो गए अथवा उजड़ गए। एक बिल्ली अथवा कुत्ता भी नहीं बचा। लोगों को अपने परिवार सहित नगर छोड़ने के लिए विवश किया गया। उनके हृदय जो है टूट गए। अनेक मार्ग में ही मर गए। जो देवगिरी पहुँचे वे भी निर्वासन को यह न सह सके और घुट घुट कर मर गए। मोहम्मद तुगलक ने अपनी भयंकर भूल का अनुभव किया और बचे हुए लोगों को दिल्ली लौटने की आज्ञा दी। दौलताबाद मोहम्मद तुगलक की शक्ति के दुरुपयोग का स्मारक था। इस प्रकार सुल्तान की यह योजना गलत तरीके से कार्यान्वित करने के कारण असफल रही। इस प्रकार स्पष्ट है कि मोहम्मद तुगलक का राजधानी परिवर्तन का विचार उतना असंगत नहीं था जितना कि उसका कार्यान्वित करने का तरीका था। यदि राजधानी परिवर्तन करनी थी तो उसे दौलताबाद का अच्छे से विकास कर लेना चाहिए था, जिससे कि उनकी जनता को किसी भी प्रकार की जो है असुविधा ना हो, तो शायद उनका ये योजना जो है सफल हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देख लेते हैं हम उनकी चौथी योजना। चौथी उनकी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो भारतीय इतिहास में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने मुद्रा ढालने वाला राजा भी कहा गया है। दोआब में कर वृद्धि, 2 बार राजधानी परिवर्तन। 2 बार राजधानी परिवर्तन इसलिए कहा गया है, देखिए पहले वो दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाता है, फिर जब वो दौलताबाद में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो फिर वो दौलताबाद को छोड़ करके दिल्ली पुनः जाता है। तो इस प्रकार से 2 बार हो गया राजधानी परिवर्तन। अब आगे देखते हैं हम कृषि विभाग की स्थापना से राजकोष जो है खाली हो चुका था, अतः उसने सांकेतिक मुद्रा चलाने की योजना बनाई। उसने प्रचलित मुद्रा प्रणाली में काफ़ी सुधार किए और कई प्रकार के नए सिक्के भी उन्होंने चलाए। इससे पहले उसने सोने का दिनार चलाया था, जिसका भार 201.6 ग्राम था और 144 ग्राम का अदली भी उसने प्रचलित किया। साधारण क्रय विक्रय को अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए सुल्तान ने दोकनी अथवा सुल्तानी नामक सिक्का जो है जारी किया। कहने का मतलब है कि छोटे मोटे सामग्री के खरीदने के लिए इस सिक्के का उन्होंने प्रचलन करवाया। उसके द्वारा चलाए गए ये सिक्के महत्वपूर्ण डिज़ाइनों तथा बनावट के लिए प्रसिद्ध थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। वैसे 13वीं सदी में चीन के मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने कागज़ के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था या चलवाया था अपने यहाँ, और इसी प्रकार से फारस के शासक गाई खत्तू ने चमड़े का सिक्का जो है चलाया था। ईरान का प्रयोग जो है असफल हो गया, लेकिन चीन में कुबलाई का प्रयोग जो है सफल रहा। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने सेकंड योजना में पढ़े कि दीवाने को ही इस प्रकार से हमें कोई भी प्रयोग जो है पूर्व के इतिहासों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक से पहले 2 शासकों ने कर रखा था, जिनमें से एक को सफलता मिली और दूसरे को असफलता मिली। ठीक है, तो अपनी योजना के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के जो है जारी किए तथा उनका मूल्य जो है सोने की मुद्रा के बराबर रख दिया गया। उसने आदेश दिया कि लोग सभी कामों में इन सिक्कों का प्रयोग करें। कलात्मक दृष्टि से उसके सिक्के बहुत सुंदर थे। टॉमस उसकी प्रशंसा में लिखते हैं, सिक्कों की प्रशंसा में, मुद्रा ढालने वालों के सरताज के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक हमारा ध्यान जो है आकृष्ट करता है। इस प्रकार की नवीनता तथा विभिन्नता दोनों ही दृष्टि से उनके जो सिक्के हैं वो शिक्षाप्रद हैं। रूप तथा बनावट की कलात्मकता श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए भी वे अधिक सराहनीय हैं तथा उनका विशेष महत्व है, इसलिए वे सुल्तान के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते हैं। अब देख लेते हैं इधर कि लेकिन सांकेतिक मुद्रा का परिणाम सुल्तान के लिए खतरनाक सिद्ध हुए। लोगों ने प्रत्येक सिक्के ढालना प्रारंभ कर दिए।
यहाँ पे बताया गया कि तीसरी योजना ने भी भारी क्षति पहुंचाई। तांबे के सिक्के चलाए गए और उन्हें सोने चांदी के असली सिक्कों की भांति प्रयोग करने की आज्ञा दी गई। उस आज्ञा से प्रत्येक हिंदू का घर जो है टकसाल बन गया। टकसाल का मतलब होता है सिक्का जहाँ ढाला जाता है उसे टकसाल बोला जाता है, कारखाना एक प्रकार से। इन गाँव के सिक्कों के कारण गांव के मुखिया तथा भूमिधर धनी हो गए, किंतु राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कहने का मतलब है कि सोने के सिक्के के बदले आप तांबे के सिक्के प्रचलन में लाओगे तो फिर आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही। जब सुल्तान ने व्यापार को चौपट होते देखा तो उसने अपनी आज्ञा रद्द कर क्रोध में आकर घोषणा की कि लोग तांबे के सिक्के राजकोष में जमा कर दें और उनके बदले सोने चांदी के सिक्के ले लें। हजारों लोग बदलने के लिए सिक्के ले आए और तुगलकाबाद में सिक्कों के जो है पहाड़ के समान ढेर लग गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता का कारण क्या है। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने जिससे कि रांची टकसाल के सिक्कों तथा साधारण कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए निजी सिक्कों का अंतर मालूम किया जा सके। मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्कों की असलियत की जांच करने के लिए कोई उपाय नहीं किया था और न जनसाधारण को द्वारा जाली सिक्कों के बनाने पर ही किसी प्रकार का प्रतिबंध था। वास्तव में सुल्तान की यह योजना सैद्धांतिक रूप से निराधार नहीं थी, उनके विचारों में मौलिकता थी तथा वह अपने युग की कलाओं और विज्ञान में पारंगत था। फिर भी उसने कुछ ऐसी अवैज्ञानिक भूलें की जिससे उनकी योजनाएं जो है असफल हो गई। सुल्तान का यह प्रयोग सामूहिक रूप से अच्छा था और राजनीतिकता से पूर्ण था, किंतु सुल्तान ने इसे कार्य रूप देने में बहुत गलती की। उसे तांबे के सिक्के जारी करने से पूर्व टकसाल पर राज्य का नियंत्रण जो है स्थापित करना चाहिए था, ताकि लोग क्या कर सके, जाली सिक्के न बनवा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाएं कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।